तो कल आपका लास्ट टाइम जो लेक्चर में जिस टॉपिक में बात कर रहे थे उसमें था, कल लास्ट टाइम में जिस लेक्चर के जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे उसमें है ऑपरेटिंग फोर्स या वर्कमैन के बारे में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अब आपको लेकर के चलते हैं अगले मैनेजमेंट के सिद्धांत के ऊपर कि मैनेजमेंट का जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, किस प्रिंसिपल के तहत पूरे मैनेजमेंट को चलाया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी औद्योगिक क्षेत्र को चलाने के लिए, या आप एक छोटे स्तर पे ऐसा समझिए, अगर आपको समझने में ज़्यादा परेशानी हो रही है कि मैनेजमेंट क्या है, कैसा मैनेजमेंट है, ये क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो छोटा सा एग्जांपल आप लेकर के चलते हैं। आप अपने परिवार के बारे में ले सकते हैं, वो भी आपका एक प्रकार का मैनेजमेंट ही है। उसमें जो हायर अधिकारी हैं वो आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, है ना। वो दिशा निर्देशन करते हैं। पिताजी व्यवसाय करते हैं। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी बच्चों को अपने दिशा निर्देश एवं संरक्षण में रखते हैं, और बच्चे उनके दिए गए आदेशों का अनुपालन करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए पारिवारिक माहौल एवं नियमों के हिसाब से चलने के लिए आपको सशक्त तैयार करते हैं और आप उनके नियमों के हिसाब से चलते हैं। पैसे का लेन देन, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपके सारे इच्छाओं का अनुपालन करते हैं। ठीक है, आपकी सारी भावनाओं की कदर होती है। और तो और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको जो बताने वाला हूँ उसमें पहला पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि काम का बंटवारा कर देना। तो जैसे कि आप 2 भाई हैं, 3 बहन हैं, तो सबके लिए अपने अपने काम की जिम्मेदारियां बटी होती हैं। मम्मी का काम है सुबह उठेंगी, बच्चों के लिए नाश्ता पानी भोजन पानी तैयार कराएंगी, करेंगी। फादर है, अपना व्यावसायिक काम गतिविधि बाहरी दुनिया को देखेंगे, संभालेंगे अपने वर्क को, दैनिक कार्यों को। और जो बच्चे हैं उनका कार्य है सुबह 9 बजे पढ़ने जाना, शाम को आना, घर के छोटे मोटे काम में सहायता करना, फिर उसके बाद अपना पढ़ाई करने का टाइम शेड्यूल निर्धारित करना, और अपना स्टडी यानी अध्ययन को प्रॉपर रूप से चलाना। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से घर के सदस्यों के ऊपर छोटे मोटे काम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये बाजार से सब्जी लेकर के आएंगे, तो उसी तरीके से हमारे मैनेजमेंट में भी कई सिद्धांत हैं, कई नियम कायदे हैं जिनके ऊपर हमारा एक मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो आइए उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं। तो लिखिएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आईएमडी का आपका ये चौथा लेक्चर है। IMED लेक्चर 4। ठीक है, आज की डेट है 21/10/2020। ठीक है, अब आईएमडी में आपको लेकर के चलते हैं, सबको दिख रहा होगा प्रॉपर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पहला पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, हेडिंग डालिएगा और उसके बाद नीचे एक ग्राफ तैयार करेगा इस तरीके से।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना करके उसमें लिखिएगा डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क्स, यानी कि कार्यों का बंटवारा करके। अगला पॉइंट है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारों को सुरक्षित कर दिया जाए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में बताते चलूंगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हो गया। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर उसके बाद है रिन्यूमरेशन, रिम्यूनरेशन, और फिर उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। और अगला है स्केलर चैन, स्केलर चैन। मैं अभी सबके बारे में आपको बताता हूँ ये चीजें हैं क्या क्या। ऑर्डर, ठीक है। और एक बचता है स्टेबिलिटी, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे आप तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें एक एक एलिमेंट के ऊपर हम चलते हैं कि है क्या चीज। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत ये कहा जा रहा था कि किसी भी काम को करना है तो आप अकेले मैनेजमेंट अकेले उस चीज को बियर नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट में वर्क ऑफ डिवीजन, आपने पहला पॉइंट देखा इसमें डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि काम का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में सुनिएगा क्या कहा जा रहा है कि किसी भी कार्य को संपन्न कराने के लिए मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। मानसिक यानी कि विचार करना, मस्तिष्क द्वारा सोचना, फिर उसके ऊपर काम करने के लिए सारी भूमिकाएं तैयार करना। तो कहीं ना कहीं मानसिक श्रम करना पड़ता है, सोच विचार करना पड़ता है, दिमाग की फितरत यानी दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। और उसके बाद काम को करने के बारे में सुनियोजित तरीके अपनाए जाने चाहिए या प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है तथा किसी कार्य को शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। यानी कि पहले तो आप मस्तिष्क द्वारा किसी काम को सोचेंगे, फिर उसके बाद शरीर के द्वारा, हाथों के द्वारा, अन्य एक्टिविटीज करके आप उस कार्य को संपन्न कराने के लिए अपना सहयोग देते हैं। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है। कई काम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए शारीरिक बल की भी आवश्यकता पड़ती है और मानसिक स्थिति की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ शारीरिक कार्य ऐसे होते हैं जिनमें विशेष ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता होती है। शारीरिक कार्य यानी कि मशीन के ऊपर काम करना, मशीन को चलाना, ऑब्जेक्ट को
उसके आवश्यकता अनुसार डिजाइनिंग के लिए एंगल पे सेट करना, तो ये सब आपका आता है शारीरिक कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाता है, शारीरिक श्रम के अंदर आ जाता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। वरना अगर एक छोटा सा बात करते हैं कि आपको एक घड़ा बनाना है, घड़ा बनाना है, उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसकी गर्दन की लंबाई घड़े के सुराही के कितनी होनी चाहिए, कितना रखना है, या फिर कोई लकड़ी का अगर आप सामान तैयार करने जा रहे हैं, चेयर बनाने जा रहे हैं, तो उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, प्लस उसमें जगह जगह जो कब्जे बनाने होते हैं उनका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, एरिया कितना होना चाहिए, कहाँ पे ज्वाइंट लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक साइड आपने ज्वाइंट ऊपर लगा दिया, एक साइड ज्वाइंट आपने नीचे लगा दिया, ठीक है। प्लस उस लकड़ी को तैयार करने से पहले, पटरे को तैयार करने से पहले उसको मशीन पे, आरा मशीन पे उसको चीरना पड़ता है, काटना पड़ता है। कितना काटें, ऐसा ना हो कि हम ज्यादा वेस्ट, एक नौसिखुआ आदमी जो होता है वो काफी चीजें वेस्ट कर देगा, लकड़ी का वेस्ट उसमें ज्यादा होगा। लेकिन एक कार्यकुशल व्यक्ति है तो उसी कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और ज्यादा क्षति या नुकसान नहीं सहना पड़ता है। रॉ मटेरियल का लगभग लगभग 90% हिस्सा पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि कार्य का विभाजन कार्य का विभाजन व्यक्ति विशेष की रुचि, योग्यता एवं अनुभव के अनुसार किया जाना चाहिए। तो वर्क का डिवीजन ये है कि आपके इंडस्ट्री में काम करने वाले या आपके साथ फील्ड में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सारी चीजों के बारे में जानकारी तो उसे है नहीं। अगर आपको किसी लकड़ी का बोर्ड है ना, लकड़ी का वुड का बोर्ड है, अब उसमें आपको वायरिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है भाई, उसको एक इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाएंगे जो कार्यकुशल इलेक्ट्रिशियन होगा, उसमें वायरिंग करेगा, उसमें वायरिंग करेगा। अब अगर आपको प्लांट में मशीनें लगानी है, तो मशीनें लगानी है तो उसका फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, बेस लग बनाना पड़ेगा। भाई नई मशीन आई है तो उसको कहाँ जमीन पर रखेंगे, समतल प्लेस पर रखेंगे, तो उसके लिए हमको बेस बनाना पड़ेगा। तो बेस बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम तो बेस बना नहीं पाएंगे, तो जो मिस्त्री होता है, जो सिविल इंजीनियर होता है, उसको बुलाएंगे। वो बेस, फाउंडेशन वगैरह, लेवल वगैरह, मेजरमेंट करना, हाइट मेजर करना, इत्यादि सारी चीजों का करने के बाद, आंकड़ा लगाने के बाद, कितना उसमें सीमेंट मिलाना है, कितना उसमें बालू मिलाना है, कितनी क्वांटिटी में पानी मिलाना है, तो सारी चीजों को वो एक निर्धारित मात्रा में तैयार करने के बाद उस फाउंडेशन को तैयार करेगा, ठीक है। उस फाउंडेशन को वो तैयार करेगा। अब उसके बाद आती है मार्केट में सेल करना। तो मार्केट में सेल करने का काम जो मार्केट का विशेषज्ञ है, जिसको अच्छी पकड़ है, जिसको नॉलेज है और फील्ड वर्क करने में इंटरेस्ट जिसको होता है, तो उसके उसकी रुचि के हिसाब से काम का बंटवारा किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है। अब आगे चलते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, यानी कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार एवं उत्तरदायित्व, इसका मतलब ये होता है कि जब सभी व्यक्तियों के लिए काम अलग अलग बांट दिए जाएंगे तो सबके अपने अपने अधिकार सुनिश्चित कर दिए जाएंगे कि आपका काम, जैसे हमने कहा कि आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो इसमें आपको मैं ये अधिकार देता हूँ कि आप इस प्रोजेक्ट को कितना अच्छा से अच्छा और कितना बढ़िया लुक आप दे सकते हैं, और आप मार्केट में जाइए और क्या क्या लेटेस्ट चीजें ऐसी आ रही हैं जिनका उपयोग करने से आपके
ऑब्जेक्ट का या आपके प्रोजेक्ट का प्रदर्शन अच्छा हो सके। मैं आपको छूट देता हूं, और जो जो आपको समझ में आएगा आप बताइएगा, मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपको सलाह देता हूं और आप उसको करिएगा। तो पूर्णतः उसको छूट देंगे तो वो जाएगा अपने हिसाब से, सोचेगा समझेगा, जो बाहरी फील्ड में देखेगा तो अप्लाई करने का प्रयास करेगा। अगर हम उसके ऊपर प्रेशर बना रखे होंगे कि नहीं आपको ऐसा ही करना है और इतने में ही करना है, तो हो सकता है कि शायद आपके प्रोडक्ट के उत्पादन में जो लगने वाला खर्च है ज्यादा भी आ सकता है, और आप उसको प्रेशराइज कर दिए कि नहीं इतने में ही करना है, कम में ही करना है, तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो इसलिए उसके उत्तरदायित्वों को उसी के ऊपर सौंप देना चाहिए कि मतलब आप आधिकारिक तौर पे इस काम को किस प्रकार से आप सुचारू रूप से कराएंगे, कैसा इसका डिजाइनिंग होगा, ये सब काम आपका है। बस मुझे काम परफेक्ट और संपन्न होना चाहिए। तो उसको अथॉरिटी दे दी गई। ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर से कराए, चाहे खुद से करके आए, चाहे बाजार से खरीद के लाए, लेकिन कुछ भी करके आए, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी जो दे दी गई है वो उसको पूरा कराने का अधिकार उसके ऊपर होता है। ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि उत्तरदायित्व। तो उस अधिकार के अंदर जिसको आपने ये अधिकार दे दिया है, तो वो अपने नीचे वाले जितने भी कामगार होते हैं उनसे आपसी संबंध बनाएगा। ठीक है, उनसे तालमेल बैठाएगा और उनको उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, उत्तरदायित्वों के बारे में समझाएगा कि आप जिस काम को करने के लिए या करने जा रहे हैं वो काम सिर्फ आपका ही नहीं है, हमारा भी है। उस काम से उनका जुड़ाव लगाव सिर्फ उनका ही नहीं, अपर सबऑर्डिनेट्स का भी है और कामगार का भी है। तो उस काम को कंपनी का काम समझ के नहीं, आपसी काम समझ करके, अपना दायित्व समझ करके उसको करना चाहिए। तो इसमें है अधिकार एवं दायित्व परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात एक के बिना दूसरा अपूर्ण तथा अस्तित्वहीन होता है। ठीक है, यानी कि जब तक उसको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वो काम सुचारू रूप से नहीं करेगा। काम सुचारू रूप से कर रहा है लेकिन जब उसको अधिकार ही नहीं है तो भी वो काम नहीं कर पाएगा। अर्थात एक सिक्के के दो पहलू होना। अधिकार और दायित्व एक साथ दोनों ही एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलाने के लिए बेहद जरूरी होता है। ठीक है, अधिकारों के बिना दायित्व और दायित्व के बिना अधिकार निरर्थक है। ठीक है, और डिसिप्लिन, नेक्स्ट अप पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के अंतर्गत क्या है? डिसिप्लिन के अंतर्गत बात यह आती है कि अनुशासन द्वारा इंडस्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के आचरण, बिहेवियर एवं उनकी कंट्रोलिंग के साथ साथ मानक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनमें स्वतंत्र नियंत्रण की प्रवृत्ति की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अंतर्गत उचित गुणवत्ता के साथ उस प्रोडक्ट को तैयार करना है। तो ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं? डिसिप्लिन में आ जाती हैं। ठीक है, और अपने कर्मचारियों तथा अपने सहयोगियों के साथ समभाव से कार्य करना, ये सारी चीजें डिसिप्लिन के अंदर ही आती हैं। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है आदेश की एकता से अभिप्राय, आदेश की एकता से। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता क्या है? आदेश की एकता। आदेश की एकता यानी यूनिटी।
आदेश की एकता से तात्पर्य है का मतलब क्या होता है कि कामगारों को केवल एक ही बॉस या पर्यवेक्षक से कार्य संबंधी निर्देश और आर्डर प्राप्त होने चाहिए। यानी कि यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप मान लेते हैं कि किसी विद्यालय के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो एचओडी है वो आपसे या वो आपको जो कमांड देता है, जो गाइडलाइंस देता है, आपको उसे फॉलो करना है। लेकिन अगर उसमें कोई बाहरी व्यक्ति भी आ जाए, चलो इधर चलो, चलो उधर चलो, या फिर कुछ अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शन देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनकी बात माने या उनके नियमों का पालन करें। तो इसलिए भाई आपसे वो बड़े हैं, उनका पद ऊंचा है, उनके पास अथॉरिटियां हैं, लेकिन प्रत्येक उच्च वर्गीय अधिकारी को यह ध्यान में रखना होता है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कब और कहां करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक विभाग के लिए, प्रत्येक सेक्शन के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उसको रखते हैं और अपने अनुरूप उस कार्य को संपन्न कराने या आदेशित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक ग्रुप में अगर कोई काम हो रहा है तो उसका जो अधिकारी है या उसका जो सुपरवाइजर है, यही दो मिल करके आपस में उस काम को संपन्न कराने के लिए अहम योगदान देंगे, दिशा निर्देश देंगे, ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे। ठीक है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपको कुछ कहेगा या दूसरा अधिकारी आकर के आपसे कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आप उसकी बात सुनेंगे या अपने सेक्शन के विभागाध्यक्ष की बात सुनेंगे, तो आप अपने पद से भ्रमित हो जाएंगे और आप जिस काम पे या जिस काम को अंजाम दे रहे थे उसे सुचारू रूप से या सही तरीके से आप एक सफल मुकाम तक नहीं ला पाएंगे, दिक्कतें होंगी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कामगार को एक से अधिक पर्यवेक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। यानी कि एक काम करने वाले वर्कर को एक से अधिक अधिकारी या पर्यवेक्षक के संबंध में या आदेश नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कामगार को एक से अधिक सुपरवाइजर के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला चलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देशन की एकता। निर्देशन निर्देशन की एकता। निर्देशन की एकता में क्या बात की जा रही है? निर्देशन की एकता का तात्पर्य यह है कि एक श्रेणी के कार्य के लिए केवल एक ही कार्य योजना होना चाहिए। यानी अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी एक श्रेणी का कार्य अगर हम कर रहे हैं, जैसे किसी कोई काम हमें दिया गया, उस काम को अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम को करते समय उसी काम से संबंधित हमें दिशा निर्देश और गाइडलाइंस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस काम पे उस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, तब तक हमें कोई दिशा निर्देश दूसरे ऑब्जेक्ट, अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, इस काम को अभी कर रहे हैं, रुक जाइए, अभी दूसरा प्लान आ रहा है, उसके हिसाब से इसको करना है, तो आप रुक जाओगे। तो आपके जो जिसके निर्देशन में कार्य करना है और जिस पे काम करना है, तो उसका जो स्पेशलाइजेशन है, यानी कौशल परक जो व्यक्ति है, उसके अंडर में रहना है। अब वो जो दिशा निर्देश देगा उसी के अनुसार कार्य करना है, अन्यथा और किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है।
ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही कहलाता है। निर्देशन की एकता आदेश की एकता का ही एक विस्तृत रूप है। आदेश की एकता पर्सनल रूप में कामगारों पर ही लागू होती है, जबकि निर्देशन की एकता सामूहिक रूप से इंस्ट्रूमेंट के किसी विभाग या सेक्शन पर लागू होता है। इसलिए अधिष्ठान या फिर इंडस्ट्री में उपक्रम को दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए। एक मास्टर प्लान होना चाहिए ताकि एक ही दिशा निर्देश से सभी को सारी सूचनाएं प्रदान हो जाएं और वो उसी इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसी डायरेक्शन में चलें। ऐसा नहीं कि हम रास्ता दिखा कुछ और रहे हैं कि इस तरीके से इस काम को किया जाना है, लेकिन तब तक एक नया एक दूसरा व्यक्ति आता है और वो कुछ अलग तरीके का प्लान बताने लगता है, अलग तरीके का डायरेक्शन दिखाने लगता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि हमें किस तरीके से किस काम को करना है। तो उसके लिए केवल एक ही दिशा निर्देश देना है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आपके पास है रिम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। इसका मतलब होता है पारिश्रमिक। तो इसके अंदर आपको इस पढ़ना है कि प्रतिष्ठान के हर कर्मचारी यानी आपके इंडस्ट्री का प्रत्येक जो काम करने वाला कर्मचारी है को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य यानी कर्मचारी के द्वारा किए जाने वाले कार्य या दी जाने वाली सेवा के प्रतिफल में प्रतिष्ठान से जो कीमत अदा की जाती है उसे पारिश्रमिक कहते हैं। यानी कि जो कामगार आपके इंडस्ट्री के लिए काम करता है, अपना श्रम देता है, श्रम लगाता है, बिना श्रम के कोई काम आपका तैयार होगा नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसके किए गए परिश्रम को फलस्वरूप आप उसको कुछ वेतन देते हैं, धन देते हैं, तो इसी को कहा जाता है, उसे पारिश्रमिक कहा जाता है। ठीक है। पारिश्रमिक न्याय संगत तभी होगा जब कामगार को उसकी मेहनत और ईमानदारी के समतुल्य पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ठीक है। तो उसका परिश्रम तभी सफल होता है या तभी वो व्यक्ति खुश होगा जितना वो मेहनत करता है उसकी मेहनत के अनुरूप उसको आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, अर्थात उसको मेहनत के अनुसार उसे धन दिया जाता है। जितना उसने परिश्रम किया है, परिश्रम के घंटे कितने हैं ये भी निर्धारित होना चाहिए। कोई 8 घंटा काम किया उसको 200 रुपए दे के कहो चलो काम हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति का उस कामगार का मनोबल गिरेगा और ना आपका काम ढंग से करेगा, ना अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के करेगा, रोज नए नए तरीके बताएगा। आपका प्रोडक्ट खराब है तो इसमें ये है, तो इसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो इसको हम इस तरह बना रहे हैं तो ये इस तरफ फैल जा रहा है, नाना प्रकार के, या फिर आपकी इंडस्ट्री को छोड़ के जा भी सकता है। तो इसलिए कामगार को उसकी मेहनत के अनुसार उसको उसका फल मिलना चाहिए। यदि कामगार को उसकी मेहनत व ईमानदारी के अनुरूप परिश्रम मिलता है तो वह अपने काम के प्रति अधिक रुचि लेने लगता है और फलस्वरूप उपक्रम के सकल लाभ में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जानते हैं जब किसी काम को लगन और परिश्रम के साथ किया जाता है तो उसका आनंद कुछ और होता है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू और बढ़ जाती है और काम करने की दक्षता भी बढ़ जाती है। ठीक है। प्रोडक्शन तीव्र गति से होता है और सभी कर्मचारी जब एक साथ मिल करके रुचिपूर्वक काम करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, तो इसमें तरक्की होनी सुनिश्चित ही है। अब अगला है पॉइंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकारों का केंद्रीकरण। इसका मतलब होता है
अधिकारों का केंद्रीकरण, अधिकारों का केंद्रीकरण, केंद्रीय करण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन करना। सेंट्रलाइजेशन करने का मतलब, सेंटर से मतलब होता है कि केंद्र, समझ में आता है। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, यानी कि किसी केंद्र बिंदु द्वारा नियंत्रित करना। ठीक है, ये हमारा कोई मैनेजमेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, उनको एक केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति सबको एक साथ डायरेक्शन दे रहा है, निर्देशन दे रहा है, और उसी के नियमों का अनुपालन करना है। जैसे कि अभी अभी कुछ समय पहले कोरोना की वजह से सभी लोग परेशान थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो भी दिशा निर्देश एवं गाइडलाइंस दिए, पूरे भारतवासियों ने पूर्णतः उनके नियमों का अक्षरशः पालन किया। ठीक है, अर्थात वो एक ऐसे सेंटर या केंद्र बिंदु थे जिन्होंने जितने भी नियम कायदे और प्रत्येक परिस्थितियों के लिए अलग अलग मानक जो तैयार करते गए, है ना, जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार वो वे जो आदेश देते गए, उनके आदेशों का अक्षरशः सब लोग पालन करते गए। प्रशासन से लेकर के, सरकारी दफ्तर से लेकर के एक आम पब्लिक तक, सब उनके नियमों का अक्षरशः पालन कर रहे थे। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के अंतर्गत और भी क्या क्या चीजें होती हैं, सुनिएगा। एक ही हाथ में सभी अधिकार होना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब एक ही हाथ में सारे अधिकार होना, यानी कि मैनेजमेंट से संबंधित या आपके उस विभाग से संबंधित जो अपर अधिकारी है, उसको सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने का, ऑर्डर देने का, रॉ मटेरियल्स मंगाने का, मार्केट में सेल करने का, जितनी सारी गतिविधियां हैं उसमें, पेंशन बांटने का, इंडस्ट्री के बजट का ध्यान रखने का, सारी जितनी गतिविधियां हैं केवल उसी के हाथ में होंगी। तथा पृथक पृथक सेक्शन या विभागों को अधिकार प्रदान न करना अधिकारों का केंद्रीकरण कहलाता है। यानी कि जितनी भी सारी गतिविधियां हैं इंडस्ट्री में की जाने वाली, उनका अधिकार क्षेत्र सिर्फ एक हाथ में होना। अलग अलग जो विभाग और सेक्शन है उनके हाथ में कोई अधिकार और पावर नहीं दी जाना, न देना। सारे अथॉरिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं ऑर्डर स्वयं के द्वारा, स्वयं के हाथों में रखना। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकारों के केंद्रीकरण में एक ही व्यक्ति के सभी एक ही व्यक्ति को सभी निर्णय लेने होते हैं और समस्त आदेश पारित करने के कार्य भी उस एक व्यक्ति के द्वारा ही किया जाता या किया जाना होता है, किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, सोपानी श्रृंखला कहलाता है। सोपानी श्रृंखला क्या होता है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सोपानी श्रृंखला, तो सोपानी श्रृंखला के बारे में आपको डिस्कस करते हैं कि सोपानी श्रृंखला होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा इसको। सोपानी श्रृंखला से अभिप्राय है कि अथॉरिटी एवं कमांड का मैनेजमेंट ऑफ हाईएस्ट लेवल से लोवेस्ट लेवल वाले कामगार तक एक अनब्रोकन लाइन के रूप में पैड़ीदार श्रृंखला का पूर्ण बोध होना चाहिए।
यानी कि स्केलर चेन यानी अथॉरिटी, यानी जो उत्तरदायित्व होते हैं, जो हमारे हायर अथॉरिटी होते हैं उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक, इनका उच्च स्तरीय अधिकारी से होकर के निम्न स्तरीय अधिकारी से होकर के उस इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगार तक, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगार तक जो एक चेन बनी होती है, इसी को कहते हैं स्केलर चेन। जैसे कि आपके पास ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसमें ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसका क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, सुपरिटेंडेंट होगा, इसके नीचे फोरमैन होंगे। अब इन फोरमैन के नीचे काम करने वाले क्या होंगे, वर्कर होंगे। ठीक है, तो यानी कि जो उत्तरदायित्व यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर, ठीक है, कमांड, डायरेक्शन, है ना, और जितनी भी सारे आदेशात्मक जो कार्यवाहियां हैं वो मैनेजमेंट के अपर अधिकारी से लेकर लोअर अधिकारी तक, तथा लोअर अधिकारी से फोरमैन तक, तथा फोरमैन से नीचे काम करने वाले जो कामगार हैं, इन सब के बीच एक श्रृंखला के रूप में फ्लो हो रहा है ना। सूचनाओं का आदान प्रदान हो, ऑर्डर हो, छुट्टियों की जो लिस्ट है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो इसी को कहते हैं स्केलर चेन। ठीक है, तो आपको स्केलर चेन के बारे में समझ में आ गया होगा कि स्केलर चेन होता क्या है। इसको हिंदी में सोपानी श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब अगला है सोपानी श्रृंखला। अगर आप में थोड़ा सा और सुन लीजिएगा क्या है, संगठन की रचना इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें बड़े, ज्येष्ठतम मतलब होता है बड़ा, तथा कनिष्ठ संबंधों के मध्य अधिकारों की श्रेणीबद्ध पूर्णतः कायम होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला जुला के इसकी संरचना ऐसी होती है कि जो हायर अथॉरिटी होता है, यानी ज्येष्ठ कहा गया था, यानी कि बड़ा अधिकारी, और उसके बाद कनिष्ठ यानी उससे छोटे जो अधिकारी हैं, जो छोटे पदों पर है, ठीक है, इनका आपसी संबंध अच्छा होना चाहिए, और इसका संबंध कामगारों से या फोरमैन से होता है, सुपरवाइजर से होता है ना, फोरमैन कहिए या सुपरवाइजर कहिए, और उसके बाद नीचे काम करने वाले कामगार से होता है, यानी कि एक चेन, एक हमारी चेन बन गई, तो इसी को सोपानी श्रृंखला कहते हैं या स्केलर चेन कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ऑर्डर। प्रत्येक संगठन में पदार्थ तथा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य स्थल पर सही क्रम सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सही क्रम सुनिश्चित किया जाना बिल्कुल आवश्यक है। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। तो सीधा सीधा क्रम के बारे में इस प्रकार से बात करते हैं कि जैसे कि घर की बात करते हैं, आप एक छोटे से परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो उसमें क्रम कैसे है, पहले उस घर में क्या है, अगर देखा जाए तो उस घर में दादा दादी हैं। पहले अगर क्रम की बात की जाएगी तो दादा दादी है, फिर उसके बाद माता पिता हमारे आ जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चों की बारी आती है। अगर हो सकता है सब लोग अभी वर्तमान अवस्था में हैं, जीवित अवस्था में हैं, भैया इन बच्चों के भी आगे की पीढ़ियां जो बनी आ रही हैं, तो वो सभी एक लाइन से आ रही हैं, यानी एक ऑर्डर यानी एक क्रम में होना। अर्थात किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होगा,
मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन अधीक्षक होता है, सुपरिटेंडेंट होगा, सुपरवाइजर होगा, है ना, फाइनेंशियल मिनिस्टर होगा ना, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, एक ऑर्डर में आना यानी क्रम में होना, ठीक है। चीफ, कंपनी का चीफ, फिर मैनेजर, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, ठीक है। फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट होगा, फिर सुपरवाइजर होगा, फिर उसके बाद वर्कमैन होगा, है ना, या सुपरवाइजर के नीचे टेक्नीशियन, उसके बाद फोर वर्कर, यानी कि इन सारी चीजों को एक ऑर्डर में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि चीफ साहब को यहाँ भेज दिए, वर्कर यहाँ का है, जनरल मैनेजर का पोस्ट यहाँ पे है, ये ऊपर है, तो ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। सीधा क्रम ये होता है कि चीफ डायरेक्ट चीफ है, फिर मैनेजमेंट मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर है, टेक्नीशियन है, और उसके बाद वर्कर है। तो ये आपका एक ऑर्डर हो गया, एक क्रम हो गया, जिसमें सूचनाओं का प्रवाह ऊपर से लेकर के नीचे तक आता है, ठीक है, हायर अथॉरिटी से नीचे निचले स्तर तक। तो इसको कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में देखते हैं क्या लिखा है इसमें। प्रत्येक उपयोगी पदार्थ को तथा कार्य करने वाले व्यक्ति को यदि अव्यवस्थित क्रम में रखा जाएगा तो उनका उचित उपयोग करना कदापि संभव नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है यार, एक बड़ा अधिकारी डायरेक्टली अपने छोटे वाले या निचले वाले स्तर के अधिकारी से क्या बात करेगा, उसको तो समझ ही में नहीं आएगा। तो उसको जो रूल्स और रेगुलेशन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश आता है, जो सरकारी तंत्रों से आदेश आता है, ये क्या जाने भाई। इसका काम है बस हमको मशीन का बटन दबाना है और उस पर काम करना, प्रोडक्ट को तैयार करना है। बाकी कौन बेचने जाएगा, कौन खरीदने जाएगा, कितना मूल्य का निर्धारण करना है, ट्रेडमार्क क्या होता है, सिंबल क्या बनाएंगे, इसका काम ये नहीं है। इसका काम है प्रोडक्ट को तैयार करना। तो वो उससे डिस्कस थोड़े करेगा, वो उसके बड़े अधिकारी से संपर्क करेगा या उससे संबंधित विभागाध्यक्ष से आपस में संपर्क करेगा। फिर इस तरीके से उच्च स्तर के अधिकारी आपस में बात करते हैं, निम्न स्तर के अधिकारी के साथ एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है। बचा क्या है अब आपका, एक पॉइंट स्टेबिलिटी बचा हुआ है। तो आइए स्टेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है काम करने वाला जो कामगार है, तो कामगार के जॉब की निश्चितता, सर्टेनिटी एवं सिक्योरिटी से है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थायित्व। अस्थायित्व का मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति आपके यहाँ इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आपके साथ सहयोग दे रहा है, तो उसको इस बात का आभास होना चाहिए, इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि हम कंपनी के लिए आज जो श्रम दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, तो उसके एवज में हमें जो कुछ धन प्राप्त हो रहा है, तो वो मेरे परिश्रम का प्रतिफल है। किंतु भविष्य में भी इस इंडस्ट्री में जुड़े रहने का मुझे श्रेय प्राप्त होगा, सियोरिटी है। ऐसा नहीं कि आज आप उसके लिए काम कर रहे हैं, कल थोड़ी सी तबीयत खराब क्या हो गई, आप छुट्टी कर दी गई, भैया आप नहीं आएंगे। फिर कल से आप एक नए वर्कर को रख लेते हैं, नया वर्कर काम करता है, कल को उसको भी किसी आवश्यक काम से किसी शादी विवाह या पार्टी फंक्शन में जाना हो गया अचानक, तो आपने उसकी भी छुट्टी कर दी परमानेंटली। तो इस तरीके का अगर आप रवैया रखते हैं या व्यवहार करते हैं या गतिविधियां करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कामगार या वर्कर आपके इंडस्ट्री में टिकेगा नहीं, और जो आप के लिए नुकसानदेह है और आपके इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है, आपके उद्योग के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए।
जो व्यक्ति आपके लिए श्रम और योगदान दे रहा है तो आपको उसकी अस्थायित्व यानी कि कंपनी में बने रहने के लिए उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करनी चाहिए। वे कामगार प्रबंधन को चाहिए कि वे कामगारों के मन मस्तिष्क में निरंतर सेवा बनाए रखने के प्रति संशयात्मक भावना को स्पष्ट कर दें, दूर कर दें, हटा दें। ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति के मन में ये भावना बनी हुई है, संशय बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो यार, आज काम करा रहे हैं, हो सकता है कंपनी जिस दिन अच्छे मुकाम पे आ जाएगी, नेम फेम प्रसिद्धि हम लोगों के मेहनत के दम पे पाएगी और आगे चल करके ये मुझे निकाल देंगे या हटा देंगे या मेरा प्रमोशन नहीं करेंगे, हमें जो इंडस्ट्री से लाभ मिलने वाला है उससे वंचित कर देंगे। तो ये सारी भावनाएं जो उनके मन में होती हैं, आपको उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और उनको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि नहीं, आप हमारे हैं और हम आपके लिए। अब अगला चलते हैं, इसको रफ करता हूँ, अगला टाइम भी होने वाला है। एक ग्राफ और तैयार कर लीजिएगा। तो इसमें करना क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में इस तरीके का ग्राफ बनाइएगा और डायरेक्ट वर्क डिवीजन के बारे में जैसे पता चलता है, कार्य का विभाजन करना, तो काम का बंटवारा करके अपने अलग अलग काम को बांट करके वर्कर से द्वारा काम करवाना चाहिए। अपने अपने अधिकारों एवं दायित्वों के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। जो व्यक्ति अगर अपने अधिकार जिसको दिए गए हैं, स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं, तो वो उन स्वतंत्र अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर भी दूसरा अधिकार या ऑर्डर देने वाला है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक ऊपर से ऑर्डर आएगा तब तक इंतजार करता रहेगा, बैठा रहेगा। जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तो बैठ के घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, काम कंपनी में पड़ा हुआ है लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा। तो आपके दिशा निर्देशन में होना चाहिए, आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होनी चाहिए, उसके अधिकार आपको प्राप्त होने चाहिए, तब आप अपने अधिकारों का प्रयोग करके अपनी दक्षता का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया, किसी एक ही के निर्देशन पे या आदेशों को अनुसरण करते हुए काम को करना। रिमुनरेशन होता है पारिश्रमिक, कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको उसके एवज में, काम के एवज में सही धन उसको प्राप्त होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अधिकारों का केंद्रीकरण। जितने भी अधिकार होंगे वो एक ही व्यक्ति के हाथ में होंगे, वो जैसा आपसे काम करवाना चाहेगा, जैसा आदेश देगा, आपको उसके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। स्केलर ऑफ चेन, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री के हायर सबऑर्डिनेट से लेकर के लोअर सबऑर्डिनेट तथा लोअर सबऑर्डिनेट से कामगारों तक जो एक चेन या श्रृंखला बनती है उसी को ही स्केलर चेन कहते हैं। ऑर्डर होता है क्रम से, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री में प्रत्येक व्यक्ति का एक ऑर्डर होता है कि कौन बड़ा अधिकारी का पोस्ट कहाँ है, उसके बाद किस अधिकारी का पोस्ट आता है, उसके बाद कौन सा आता है ना। ऐसा नहीं कि सीएम सीएम के नीचे पीएम और पीएम के नीचे डाल दिया आपने राष्ट्रपति, है ना। तो इस तरीके का चयन उल्टा पुल्टा नहीं करना है, हर चीज का एक श्रृंखलाबद्ध तरीका होता है, उसी श्रृंखलाबद्ध तरीके से करना। तो इसी इसी क्रम में आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या करना है कि बस इतने से आप डायग्राम केवल बनाइए। अगर इस तरीके का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछता है तो आप इसके बारे में आप केवल इस तरीके का प्लान दो ठो बना बता रहा हूँ, वो प्लान आप खींच देंगे, इतने में एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, लड़के के पास जानकारी है। ठीक है, और वहाँ वो वाली कहानी लिखने से नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट में क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरा है रिसोर्स रिसोर्स मैनेजमेंट।
ठीक है। तीसरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, और उसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, आप लिखते जाइए साथ साथ में जल्दी जल्दी। और उसके बाद है परचेज मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट। फिर उसके बाद होता है सेल मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है। अब आगे है फाइनेंशियल एवं ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, लिखते रहिएगा। पर्सनल मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट। ठीक है। स्ट्रेस और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, इतनी सारे पॉइंट हैं। इतने सारे पॉइंट जब याद कर लेंगे तो आपके पास इतने सारे मैटर तैयार हो जाएंगे। अगर ये डायग्राम बनाने के बाद एक पॉइंट ये आपने लिख दिया, एक पॉइंट ये आपके बारे में याद रहा, ठीक है, एक पॉइंट ये आपको याद रहा, तब भी आपका काम, आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्यों? देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, इसके बारे में आपका ये सेक्शन, क्वालिटी मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है या मैनेजमेंट जो होता है, वो उसमें इस प्रोडक्ट की क्वालिटी एवं गुणवत्ता, है ना, और उसके यूजेबिलिटी से संबंधित जितने भी सारे चीजों का, पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, वो उसमें कौशल व्यक्ति होते हैं, है ना, स्पेशलिस्ट होते हैं जो उस चीजों को देखेंगे और उसका निरीक्षण करते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपको जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो रिसोर्स आपको कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना, कहाँ से मंगाना है, कैसे मंगाना है, उसकी एक्चुअल कास्ट क्या है, हमारा खर्च कितना कम से कम आए और हमको बेनिफिट अच्छा प्राप्त हो सके। ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उत्पादन, हमें उत्पादन कैसा करना है, कितना उत्पादन करना है ना, ऐसा भी ना हो कि आप उत्पादन करते जा रहे हैं और आपके पास मार्केट में उसकी डिमांड है ही नहीं। ठीक है, तो डिमांड के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। मटेरियल मैनेजमेंट, आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट एवं टूल्स मैनेजमेंट जो होता है, इसमें अगर आपके कोई भी मशीनरी पार्ट्स हैं, घिस गया, पिट गया, या फिर नया मशीन मंगा रहे हैं, तो उसके लिए भी एक मैनेजमेंट सेक्शन होता है, मटेरियल मैनेजमेंट सेक्शन। उसमें आपका क्या होता है कि जिन चीजों की आवश्यकता होती है आप उसके लिए क्रय विक्रय या नए मशीनरी के मंगाने के लिए आप एक निविदा या सूचना लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों का व्यवस्था कराता है विभाग, है ना। सेल है आपका, मार्केट में कोई प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, इनकी जिम्मेदारी होती है, ये मार्केटिंग में सेल्स का काम यही देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अलग अलग कामों का डिस्ट्रीब्यूशन करके काम कराना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये क्या है? डेवलपमेंट। ठीक है, उसका विस्तार कैसे करना है, तो उसको आगे की तरफ कैसे ले जाना है, पब्लिक के बीच में उसके संबंध कैसे बनाने हैं। ठीक है,
और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमारे इंडस्ट्री को चलाने के लिए वित्तीय सहयोग कहाँ से आएगा, कैसे निर्धारित करना है, इसकी देख रेख या जांच परख ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैसे हमें दूर दराज के क्षेत्रों तक भेजना है, उसकी सुविधा कैसे करनी है, या खुद का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करा रहे हो, तो ये अपना निर्धारित कर लें कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अपने ऑफिस को कैसे मैनेजमेंट करना है, तो ये ऑफिस मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। वो ये निर्धारित करेंगे कि हमारा हमारा काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, स्टाफ कैसे हैं, कितने स्टाफ की जरूरत होती है ना। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, भाई जो काम करने वाला हमारा वर्कर है, तो काम करते करते भाई सब व्यक्ति थकते हैं, सबके पास शारीरिक मानसिक तमाम प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी पैसे को लेकर के होता है, कभी कभी छुट्टियों को लेकर के होता है, या कभी कभी उसके पास कोई समस्याएं होती हैं, तो भाई वो उसकी समस्याओं को कौन सुनेगा। तो मैनेजमेंट जब उसकी समस्याओं को सुनेगा, समाधान करने का प्रयास करेगा, है ना, तो भाई वो आपका वर्कर है। तो जब उसकी समस्याएं खत्म रहेंगी, बेचारा प्रसन्न रहेगा, तभी तो आपके इंडस्ट्री के लिए और आपके लिए सहयोग देगा। और उसके बाद होता है इंडस्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट आपके पास आ गए हैं, आप इसके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा 10-10 20-20 मिनट आप इसके लिए समय देते रहिए। जो मैं डेली का डेली आपके लिए लेक्चर ले रहा हूँ, और जो आपको पॉइंट्स और उनसे जुड़े संबंधित पहलुओं को जो मैं समझा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आप उसको देखते रहेंगे, तो आपका पर डे तैयार होता रहेगा, और एग्जाम समय में आपके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब आप लोगों को क्लास यहीं पे मैं बंद करता हूँ। अगला लेक्चर जब आएगा तो फिर नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।